हे एवरीवन, वेलकम टू कैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है वो क्लैट एलेट ड्यूएल एलबी एलएलएम एनालिसिस एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज 28 फरवरी है। आज के दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी और इसी वजह से आज के दिन को नेशनल साइंस डे की तरह मनाते हैं। उनको और उनकी तरह और भी जो साइंटिस्ट हैं उनको सम्मानित करने के लिए। तो नेशनल साइंस डे की आपको एंड आपके परिवार को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल अगर आपने मन की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सुनी होगी तो उन्होंने उसमें ये बात बोली थी कि नेशनल साइंस डे है और उन्होंने कहा था कि अपने परिवार में साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब जगाने की कोशिश करिए। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे उनका क्या मतलब था। बेसिक उनका मतलब ये था कि जैसे हम लोग बच्चों को चश्मा देते हैं, बच्चों को रिमोट चलाने को देते हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि चश्मा से क्यों अच्छा दिखना लग जाता है। अगर आपकी आंखों में नंबर है तो आप चश्मा लगा के क्यों आपको अच्छा दिखता है, मायोपिया क्या है, क्या किस तरीके से रिमोट कंट्रोल काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात कल मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी करी थी। चलिए अब आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए यूक्रेन रशिया वाला एडिटोरियल है। कोई खास इसमें नए पॉइंट्स हैं नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे। एक आर्टिकल आया है यूएन पे एडिटोरियल में, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्लास्टिक के यूज से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, इसको भी देख लेंगे। एंड नीचे कोई खास ऐसा आर्टिकल है नहीं, तो जो न्यूज़ है फिर वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक आर्टिकल आया है टेस्टिंग वोट। ये इंडिया का जो अभी कदम उठाया है इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। देखिए रशिया के ऊपर वोट डल रहे थे, भारत ने चूज किया कि हम अब्सटेन कर लेंगे वोट को। जब भी इस तरीके के वोट होते हैं हर कंट्री के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप फेवर में वोट करो, या आप अगेंस्ट में वोट करो, या तो फिर आप साफ साफ अब्सटेन कर लो। तो भारत के साथ चाइना ने भी अब्सटेन किया था। तो ये था टेस्टिंग वोट करके ये आर्टिकल। अब इसको थोड़ा देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं अभी क्या मसला है, पहले इस पे आ जाते हैं। तो 26 फरवरी को ये वोट हुआ था जिसमें भारत ने अब्सटेन कर लिया था वोट देने से, ठीक है। इसके अलावा भारत ने जरूर अपनी कंसर्न जाहिर करी थी। भारत ने कहा था कि यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत है एंड डायलॉग इज़ द ओनली आंसर। ये भारत हमेशा से हर कंट्री के लिए कहता है। अब रशिया क्योंकि हमारा दोस्त है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत ने ये अपना सपोर्ट जो है वो अब्सटेन करके वोट के थ्रू दिखाया। रशिया जो है वो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या स्ट्रक्चर होता है, आई होप आपको पता हो। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स आपके 5 कंट्रीज के हैं, प्लस आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 5 परमानेंट मेंबर्स चेंज नहीं होते हैं और जो आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। इनके पास क्या पावर होती है जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए जो है इनके पास वीटो पावर होती है और अगर इन्होंने वीटो पावर का यूज़ कर लिया तो फिर कोई भी जो वहाँ पे जिसके भी अगेंस्ट में वोट डल रहा है वो चीज़ पास नहीं हो सकती, वहीं के वहीं रुक जाएगी। इंडिया के पास भी आपको वैसे सुना होगा आपने कि 1960s के बाद ना भारत के पास भी ये ऑप्शन था, उनको परमानेंट मेंबर बनाने की बात चल रही थी, यूएस तैयार भी था। लेकिन भारत ने जो है उस समय अपनी ये सीट चाइना को खुद से दे दी। जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती बताते हैं इसे लोग। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10 आपके, वो चेंज होते हैं। अभी भारत 2021 से 22 के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना वो कॉन्टिनेंट हिसाब से होता है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिलहाल यहाँ पे ये हुआ कि जब यूएनएससी में वोट डल रहा था तो रशिया ने अपने वीटो पावर का यूज़ किया और इस वोटिंग को वहीं के वहीं रुकवा दिया। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें देखने में आई थी कि चाइना ने भी वोट नहीं दी। कंट्री ने इस मुद्दे में रशिया को गलत साबित। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या हुआ है। तो देखिए रशिया ने सबसे पहले अपनी सेना जो है वो ये वाले जो पोर्शन है वहाँ पे भेज दिया था और उसके बाद फिर आपने देखा, जल्दी से नाम बताओ इस जगहों का। और फिर उसके बाद आपने देखा कि सारी की सारी जो इनकी सेना है फिर पूरे यूक्रेन में फैल चुकी है। अब फाइनली आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन जो है वो रशिया से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। ये देखिए जो क्रीमिया जगह है ना, ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से रशिया ने 2014 में इसको अनेक्स किया था और फिर यहाँ पे रेफरेंडम कराया था कि कितने लोग चाहते हैं कि हमें रशिया में मिलना है। और ज़्यादा वोट जो हैं रशिया के अकॉर्डिंग इसीलिए आए थे कि आप क्रीमिया को रशिया में मिला लो, और उसके बाद से रशिया ने क्रीमिया को भी मिला लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया टू फेस टफ चॉइसेस एट यूएनजीए। यूएनजीए क्या है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी वोट डलने हैं। लेट्स सी वहाँ पे भारत क्या करता है, भारत का क्या उस पर अपना पहलू रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि भारत पे प्रेशर तो आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर तो आ रहा है कि रशिया के अगेंस्ट में कुछ बोलो, क्योंकि आप यूरोपियन कंट्रीज से भी दोस्ती नहीं तोड़ सकते हो, आप उन पर भी बहुत डिपेंडेंट हो। यूएस भी आपका दोस्त है। तो हम देखते हैं इसमें भारत किस तरीके से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करता है। और एक चीज़ और है, जो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आर्टिकल 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर में है। अगर बाय द वे देखिए पैराग्राफ वाले क्वेश्चन क्लैट में आते हैं या डीयू में आपसे पूछ लेते हैं कि भैया इस बार रशिया ने किस तरीके से यूज़ किया था, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 27 जो है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर का पावर देता है कि यूएनएससी की जो ये 5 कंट्रीज़ हैं ये वीटो पावर का यूज़ करके कोई भी वोट को रुकवा सकती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी न्यूज़ में चल रहा है, ये स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकालने का। तो ये स्विफ्ट क्या है, तो एक्सक्लूजन फ्रॉम स्विफ्ट, मारुति जो हमारी स्विफ्ट गाड़ी आती है उसी से निकालने की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट देखिए एक इंटरनेशनल बैंक का आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट करने का एक सर्वर टाइप का सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, जिसका नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो गाइज इसको बोलते हैं क्या, स्विफ्ट। ध्यान रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको स्विफ्ट बोला जाता है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है कि देखिए इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में जब भी ट्रेड होता है या इन्वेस्टमेंट होती है या कहीं भी किसी तरीके से किसी कंट्री में पैसा भेजा जाता है, तो इन्वेस्टर जो वो पैसा है ना वो स्विफ्ट के माध्यम से ही भेजता है। स्विफ्ट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। करीबन इसके देखिए 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी पार्ट हैं। 200 कंट्री से ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूड हो चुके हैं और बहुत सारा चीज़ें जो है वो स्विफ्ट के थ्रू होती है। सिंपल ये बात मान लो कि जिस कंट्री पे स्विफ्ट ने हाथ रखा है उस कंट्री पे ही इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ पे स्विफ्ट ने हाथ नहीं रखा है तो बाहरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाती है, क्योंकि कोई भी अपना पैसा जब तक सिक्योर तरीके से नहीं भेज पाएगा तो क्यों भेजेगा। तो स्विफ्ट एक उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अभी यही धमकी दी जा रही है कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो रशिया के पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, फिर उनको अपने कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उन्हीं से काम चलाना होगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही इन्वेस्ट कर सकेंगे अपना मनी, लेकिन बाहर से पैसा जो है वो आना बंद हो सकता है। तो स्विफ्ट के ऊपर अभी रशिया को धमकाने की कोशिश करी जा रही है। स्विफ्ट को देखो मैनेज कौन करता है, तो G10 कंट्रीज की सेंट्रल बैंक इसको मैनेज करती है। G10 कंट्रीज कौन सी होती हैं, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये सब मिलके स्विफ्ट को रेगुलेट करते हैं। भारत भी जो है इसका कहीं ना कहीं एज ए पार्टनर की तरह है, और भारत के सेंट्रल बैंक हो गया, ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक हो गया, रशिया का सेंट्रल बैंक हो गया, साउथ कोरिया, इस तरीके से और भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अब यही कहा जा रहा है कि रशिया को इससे बाहर निकाल दो। तो रशिया को अगर इससे बाहर निकाल दिया जाएगा तो रशिया को फिर दिक्कत होगी। देखिए लास्ट कंट्री ना जिसके साथ ऐसा किया गया था वो था ईरान। जब यूएस ने सैंक्शन लगाए थे तो ईरान के ऊपर स्विफ्ट ने अपना हाथ हटा लिया था, और उसके बाद से ईरान की इकोनॉमी देखने वाली है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी रशिया को धमकाने की कोशिश हो रही है। लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम एक एडिटोरियल आया हुआ है। बेसिकली देखो इसमें हम एडिटोरियल पे नहीं जाएंगे, सिंपल सी चीज़ ये है, कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो, और हम लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। तो 9 रीज़न टू रिफ्यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या हो सकते हैं। पहले तो फॉसिल फ्यूल से बनाए जाते हैं, ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट होता है, विल स्टिल बी हियर इन 100 ऑफ ईयर्स। आपको पता है ना, एक पॉलीथीन आप जमीन में गाड़ दो 100 साल बाद भी वैसे मिलने वाली है। ओनली अ टाइनी परसेंटेज इज रिसाइकल्ड। टॉक्सिक इनटू फूड एंड ड्रिंक, आप फूड एंड ड्रिंक्स भी प्लास्टिक बोटल्स में लेते हैं जो कि सही नहीं होता है। कॉज हार्मोन डिसरप्शन एंड कैंसर, पॉल्यूट्स आवर ओशियंस, किल्स मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एंटर्स इन आवर फूड चेन। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पे आया है। फिर है इंडिया इज एंगेज विद ऑल पार्टीज ऑन यूक्रेन, फॉरेन सेक्रेटरी ने ऐसा बोला है। तो भारत ने ऐसा बोलने की कोशिश करी है कि हम जो है यूक्रेन से, हमने हमारा पत्ता नहीं साफ किया है, हम यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में सामंजस्य बैठा के चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये आपने देखा, और यहाँ पे हमने देखा कि 3 more फ्लाइट्स टू ब्रिंग 688 मोर इंडियंस। ठीक है। फिर है फॉर सम पॉलिश बॉर्डर टर्न्स अ ब्रिज टू वॉर। तो ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि यूक्रेनियन गार्ड जो हैं वो बहुत प्रॉपरली इवोक्यूएट नहीं कर पा रहे थे लोगों को,
तो उस तरीके का एक आर्टिकल यहाँ पे आया है। लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं जब कोई कंट्री वॉर में रहती है, जब उसके ऊपर अंडर अटैक है, तो जो उनकी आप कह सकते हो कि लोगों की संख्या है, सेना की संख्या है, वो कम हो जाती है। ज़्यादा लोग बॉर्डर पे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे, कहीं और बिजी होंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं जब भी जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर है डीआरडीओ सफरान टू डेवलप इंजन फॉर एयरक्राफ्ट, सॉरी गलत हो गया, डीआरडीओ एंड साफरान टू डेवलप इंजन फॉर एयरक्राफ्ट। साफरान क्या है, ये देखिए फ्रांस की एक एजेंसी है, और डीआरडीओ हमारी यहाँ की है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ एंड सैफरन के बीच में एक डील हुई है कि एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने में साफरान जो है हमारी मदद करेगा। तो फ्रांस का साफरान है और इंडिया का डीआरडीओ है। इसी तरीके की एक एग्रीमेंट आप कह सकते हो कि डीआरडीओ और ब्रह्मोस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनी है, रशिया का 50% शेयर है उसमें, भारत का डीआरडीओ का 50% है। तो ये जो डीआरडीओ और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उससे ब्रह्मोस इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, ब्रह्मोस एक विंग क्रिएट हुई, और फिर वो लोग जो हैं मिसाइल डेवलप करते हैं इंडिया के अंदर। उसी तरीके से अब इंजन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो डीआरडीओ एंड सैफरन मिलके साथ आए हैं। 8 फिशरमैन हेल्ड बाय द श्रीलंकन नेवी। तो ये रिपीटेटिव न्यूज़ है, रिपीटेटिव आता है। फिर देखा हमने कि किस तरीके से श्रीलंका की नेवी ने फिर से हमारे 8 फिशरमैन्स को पकड़ लिया। हमारे फिशरमैन्स भी बड़े बाज नहीं आ रहे हैं, हम कह सकते हैं, बार बार जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। आपको मैंने बार बार एक कहानी बताई है, कच्चा तीबू आइलैंड याद होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री याद होगा, 1921 से डिस्प्यूट चला आ रहा है। एंड इंदिरा गांधी जी ने 1970s के बाद जो है डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करी थी, जिसी में कच्चा तीबू आइलैंड उधर चला गया था। प्रॉब्लम क्या है, ट्रैवलर्स का यूज़ करते हैं हमारे यहाँ के मछुआरे, और श्रीलंकन चाहते हैं कि हम इसका यूज़ ना करें क्योंकि उनके यहाँ की मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर है ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएटर रिटर्न्स टू वियना फॉर टॉक्स। तो आपको पता है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं, JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यूएस के वजह से ये डील बंद हो गई थी, उसके बाद ईरान पे सैंक्शन लगे थे, तब ट्रम्प साहब थे, अब बाइडेन साहब आए, तो उम्मीद है कि वापस से इसको रिवाइव किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता रहता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना पैराबोलिक स्ट्रक्चर अपनाती है, तो ये जो पूरा ये आपका जा रहा है ना, बैलिस्टिक मिसाइल का रूट है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये आपकी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ती है, और इसमें ग्रेविटी का यूज़ होता है। यहाँ पे जो है ना रॉकेट इंजन का यूज़ होता है, जिसके फ्यूल लिमिटेड होती है, फ्यूल जितना आप भरोगे उसका यूज़ करके ऊपर पहुँचती है, फिर ग्रेविटी के थ्रू टारगेट पे जाती है। दूसरी जो आपकी होती है ना गाइस, होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जैसे कि ये ब्रह्मोस है, ठीक है, इसमें जेट इंजन होता है, ये ऑक्सीजन के थ्रू अपना फ्यूल और बना लेते हैं। इसकी स्पीड जो है वो 3x ऑफ साउंड होती है, जिसको हम मार्च बोलते हैं, 3 मार्क्स के आसपास होती है। और ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में कम होती है, बट ये हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मैंने आपको बताया। क्रूज मिसाइल का देखिए जो ट्रैजेक्टरी रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, पहले ऊपर जाती है, फिर ये सीधी जाके टारगेट पे लगती है। जो रडार होता है, रडार की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल जल्दी आ जाती है, क्योंकि देखिए ज़्यादा हाइट पे रहती है। तो रडार की बाय द वे देखो ये रेंज है, ठीक है, ये पूरा रडार की रेंज है, और इस पूरे रडार की रेंज में जो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहेगा वो जल्दी आ जाएगा ना, तो वो बात है। तो ये आपको मैंने बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में डिफरेंस बताया, भूलना मत। क्रूज मिसाइल का भारत में एक एग्जाम्पल है ब्रह्मोस, बैलिस्टिक मिसाइल के हमारे पास बहुत सारे हैं। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो ऐसा और कुछ है नहीं। फिर देखिए अभी एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ है कि इंडिया ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप दे दी है, यहाँ भी हमारी टीम जीत चुकी है, तो सही चल रहा है काम, है ना। तो दिस इज़ इट गाइस, और आगे बढ़ें उससे पहले क्लैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्लैट 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, क्लैट एलिट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं, क्लैट एलएलएम का हमारा बैच चल रहा है 2022 का क्रैश कोर्स, क्लैट एलएलएम 2023 का हमारा बैच चल रहा है, एलिट पीजी का हमारा बैच चल रहा है, एलिट पीजी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हो, क्लैट पीजी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हो, डीयू का 2022 का एलिट बैच चल रहा है, डीयू का मॉक टेस्ट आप हमसे ले सकते हो, एनएलएस का 2022-2023 का बैच है, एनएलएस के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, वहाँ से स्टोर सेक्शन में जाना है और कोर्सेज को परचेज कर लेना है। आज लास्ट डे है 10% डिस्काउंट का, तो एटलीस्ट आप लोग मॉक में तो अपने आप को इनरोल कर लीजिए, जिससे कि 10% डिस्काउंट में आपको मॉक्स ही मिल जाएं। मॉक्स दिए बिना एग्जाम में नहीं जाना है। बाकी आप किसी भी कोर्स में, आज लास्ट डे है, अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोड जो है वो है CPT10, कैपिटल लेटर में CPT10, ठीक है।
और मैंने आपको हमेशा से कहा है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन डू इज़ इन आर नॉलेज। तो नॉलेज बढ़ाइए और वहाँ से फिर जीवन में आगे बढ़िए। तो दिस इज़ इट। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। लास्ट में हमने देखिए स्पोर्ट्स न्यूज़ देखी, क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस दिख रहा, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में थोड़ा सा जाना, फिशरमैन इशू को रिवाइज किया, DRDO सैफरन वाला एक मसला देखा, फिर हमने यहाँ पे एक दो न्यूज़ देखी, देन हमने प्लास्टिक वाला एक आर्टिकल देखा, स्विफ्ट वाला क्या मसला है पूरा समझा। यहाँ पे आर्टिकल 27 ध्यान रखने का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ध्यान रखना है हमें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी होने वाला है, उसमें भारत क्या करेगा, अभी क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी, नेशनल साइंस डे के बारे में देखा। तो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, जय हिंद।